बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। गुज़श्ता रोज़ कुछ मसरूफियात की वजह से व्लॉग नहीं कर सका था। वैसे आप लोगों का शिकवा है कि जनाब शायद मैं आदतन ऐसा करता हूँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल कुछ मसरूफियात नागज़ीर वजूहात की वजह से बाज़ औक़ात व्लॉग नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात क्या, कि अब तो अक्सर औक़ात ही हो गया। आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको रेगुलर जो है, ये सिलसिला जो है इसको जारी रखा जाए। तो खबरें काफ़ी इकट्ठी हो गई हैं। एक तो जनाब ये हमारे जो वज़ीरे दिफ़ा हैं ख्वाजा हसन साहब, उनका क्या मसला है? अब लेस्को वालों के खिलाफ उन्होंने एक ट्वीट कड़का दिया हुआ है। और दूसरा ये कि जो अफ़गानिस्तान है, वो पाकिस्तान के शिकार के लिए ना बतखें तैयार करेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पर आगे जाके बात होगी, क्योंकि मुल्ला याकूब साहब जो हैं, मुल्ला उमर के जो साहबज़ादे हैं, वो जनाब मॉस्को का दौरा करके आए हैं, जिसके बाद जनाब वहाँ के सोशल मीडिया ने एक शोर मचा दिया है कि जनाब पाकिस्तान के दाँत निकाल देंगे, पाकिस्तान को आइंदा ज़रूरत नहीं होगी। वो माहदा क्या हुआ है मॉस्को के साथ, होगा क्या आगे, ये सारी तफ़सीलात जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर पंजाब हुकूमत की जो एजुकेशन पॉलिसी है, उस पे बात करनी है। और पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करनी है कि खुदा का वास्ता कि जब हमें जो हमारे टाट वाले स्कूल थे ना, वो लौटा दें। हमें ये आपका तालीमी निज़ाम नहीं चाहिए। ये जो तालीमी निज़ाम पंजाब में नाफज़ किया जाए, दीगर सूबों में भी यही सूरत हाल है। ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। वो कौन सा आर्टिकल है जिसकी ये खिलाफ वर्जी है, जो पॉलिसी है पंजाब हुकूमत की, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर जो है, ये जनाब जो ईरान के सदर है मसूद पज़ेश्कियान साहब, उनके हवाले से जनाब एक अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह कौन फैला रहा है? जो इसराइल नवाज मीडिया है, इसराइल नवाज सहाफ़ी हैं, वो जनाब ये अफवाह फैला रहे हैं कि जनाब जो ईरान के सदर हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और वजह इसकी जनाब वो ये बयान कर रहे हैं कि जनाब वहाँ जो पासदारान इनकलाब हैं, उनके साथ उनकी बानी रही, और अमेरिका और ईरान जंग जो है, इस दौरान जनाब उनकी पॉलिसियाँ अलग थीं, उनकी पॉलिसियाँ अलग थीं। तो जो मसूद पज़ेश्कियान हैं, उन्होंने जनाब इस्तीफ़ा दे दिया। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये जो प्लान सी था उनका, उसके तहत फैलाई जा रही है। उनका एक प्लान तो ये नाकाम हो गया ना जनाब, हम जो है बमबारी करेंगे, वहाँ जनाब नाकाबंदी करेंगे, और अवाम जो है वो तंग होंगे ईरान की, और वो सड़कों पर निकल आएंगे, और जनाब फिर वहाँ इनकलाब आ जाएगा, अवाम ही इनकलाब ले आएंगे। उन्होंने कुर्द जो हैं उनको भी असला-वसला दिया, कोशिश की कि किसी तरीके से जनाब खाना जंगी शुरू हो जाए, लेकिन उन्होंने भी, वो कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं हमने असला भी दिया, असला लेके जनाब वो चुप करके बैठ गए, असला भी ले लिया और हमारा काम भी नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो एक और भी अजीबो-गरीब किस्म की बात की है ना, कि जनाब हमारा टारगेट जो था, ये पासदाराने इनकलाब था। ईरान की फौज हमारा टारगेट ही नहीं था। कभी कहते हैं मैंने फौज तबाह कर दी, कभी जनाब इस तरह की बातें कर रहे हैं, हम तो असल में पासदाराने इनकलाब को तबाह करना चाहते थे। वहाँ की क़यादत भी मोतदिल है, और वो फौज भी जो है, वो भी उस तरह की फौज नहीं है। तो हम तो, जो हमारा निशाना जो था, हदफ जो था, वो तो पासदाराने इनकलाब था। इस तरह की बात उन्होंने की है ना। अब मसूद पज़ेश्कियान और पासदारान के दरमियान ये खलीज ज़ाहिर करके, ये वहाँ के अवाम को धोखा देना चाह रहे हैं, और वहाँ के अवाम का रद्द-ए-अमल चेक करना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ आ रही है। वहाँ के जो सरकार है ईरान की, उन्होंने तो सरकारी तौर पे तरदीद कर दी है इस मौके पे। और फिर हैरानियों से आप कैसे यार ये तवक्कुओ कर सकते हैं ईरान के सदर से, कि जब इस मरहले के ऊपर वो इस्तीफ़ा दे दें, और उनके बयानिए को, इसराइल और अमेरिका के बयानिए को तक़वियत दें। और अब आते हैं जनाब, अफ़गानिस्तान वाले बतखें तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए जनाब, ताकि पाकिस्तान उनका शिकार करे। वो मामला क्या है? मुल्ला याकूब साहब गए हैं जनाब मॉस्को के दौरे पे, और वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल जो है रूस की, उसके सरबराह के साथ भी उनकी बातचीत हुई है, गुफ्तगू हुई है। और ये अफ़गानिस्तान का मीडिया ये कह रहा है जनाब कोई एमओयू साइन हो गया है, बाहमी दिफा का कोई माहदा जो है वो तय पा गया है। कोई माहदा कह रहे हैं, कोई एमओयू कह रहे हैं। हमने पता करने की कोशिश की है कि जनाब किस किस्म का माहदा जो है, उसके ऊपर बात चल रही है। कोई माहदा नहीं हुआ अभी तक। एक तो ये कि जनाब बाहमी दिफा का जो माहदा होता है, जनाब अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला हो तो जनाब रूस इनकी मदद को आ जाएगा, जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहदा हुआ है, जैसे नेटो के जो ममालिक हैं उनके दरमियान एक माहदा है कि एक मुल्क में हमला, बाकी जो ममालिक हैं उनके ऊपर हमला समझा जाएगा। ये इस तरह का कोई माहदा नहीं हुआ।
एक बात। और दूसरी बात यह है कि जनाब ये कोई उनसे दिफाई साजो सामान, मिसाइल और वो रेडार क्या कहते हैं उसको, और वो ड्रोन्स जो हैं वो शायद हासिल करना चाहते हैं। ये अच्छा, वहां का मीडिया है वो ये कह रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के दांत टूटने वाले हैं। और मुन्ना यकूब साहब के हवाले से जनाब उनका जो इंटरव्यू है, जो बात वापसी पे उन्होंने की है, उसमें जनाब वो तासर दिया जा रहा है। वो पाकिस्तान ने जनाब, आपने देखा है कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने जनाब हमले किए हैं अफगानिस्तान के ऊपर, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा पाकिस्तान ऐसी जुर्रत ना करे हमले करने की। हम अपना जो सिस्टम है उसको बेहतर कर रहे हैं, यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तकिल करीब में जो ऐसी जुर्रत जो है पाकिस्तान दोबारा ना करें। अब जो मादा हुआ है, पहली बात तो ये है कि जनाब ये जो वही रूस है ना जिसने हजारों हजारों की तादाद में अफगान जो हैं उनका आप कत्लेआम कह सकते हैं, देहात के देहात मिटा दिए थे उसने। और मदद किसने की थी इसकी? ये जो मुल्ला याकूब साहब है, ये कहाँ पले बढ़े? ये जितना भी दौर था जब अमेरिका वहां काबिज था, अमेरिका ने हमला किया था, तो मुल्ला याकूब साहब तो पाकिस्तान में बैठे हुए थे, और वहां जो हुकूमत है उसके कई एक ओहदेदारान जो है वो पाकिस्तान में रह रहे थे और अमेरिका को पता था। अब ये इन्होंने जो कह रहे हैं जनाब, हम शायद जनाब S-400 जो है दिफाई निजाम वो ला रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से मिसाइल ला रहे हैं, टैंकों को जनाब हम नए सिरे से जनाब वो रूस की मदद से जनाब नए टैंक बनाएंगे। जो तफसीलात पता चल रही हैं वो ये है कि जनाब ये जो बात हो रही है ना, सिर्फ ये कि तकनीकी, ये कह लें कि मावनत का एक माहदा हो रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान। और तकनीकी मावनत में भी ये कह रहे हैं हमारे पास जनाब पुराने जहाज है, हमारे पास पुराने हेलीकॉप्टर हैं, आप जो छोड़ के गए थे जनाब टैंक वो पड़े हुए हैं, तो उनको जनाब जरा मुरम्मत शरमत करने की सहूलत हमें दे दें। ये और वो जो 50 और 60 की दहाई के वो टैंक हैं, तो वो टैंक अगर निकाले, हमारे ड्रोन जो हैं हाल ही में हमारी अफगानिस्तान के साथ जो झड़पें हुई हैं, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि जब उनके जो टैंक हैं वो लेके आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, वो तो बतखों की तरह शिकार किए जा रहे हैं, हमारे तो कोई मज़ाहमत ही नहीं कर पा रहे। और फिर ये जो दिफाई निज़ाम है जो रशिया से ला रहे हैं, तो इंडिया के साथ भी तो जनाब, इंडिया के पास भी तो वही उनका दिफाई निज़ाम था ना, वो तो पहले दिन ही उड़ा दिया था हमने। और फिर इनके साथ तो एक माहदा है, वो भी माहदा नहीं है, वो तकनीकी मावनत का, दफाई तकनीकी मावनत का कोई माहदा हो रहा है उनके दरमियान। वो भी अभी फाइनल नहीं हुआ, दस्तखत नहीं हुए, अभी बात चल रही है। और जब इन्होंने बढ़के मारना शुरू कर दी, और पैसा कहां से आना है? ये जो भारत का हमने हाल किया है ये पिछले साल मई में, तो वो उनके तो रूस के साथ कई एक माहदे थे। रूस के साथ उनका एक 20 साल खुफिया माहदा भी था, 1980 की दहाई में हुआ था। तो उन माहदों के बावजूद जो रशिया से वो असला लेके उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, फिर वो फ्रांस से असला वो तैयारे लेके आए राफेल वगैरह, और कहा था जब राफेल आएंगे तो फिर पता नहीं क्या कर देंगे, राफेल भी हमने करा लिए। तो ये तो बेचारे अफगानिस्तान वाले जो हैं, ये तो बस एमी खुशफहमी का शिकार, या फिर अपने अवाम को ये पागल बनाना चाह रहे हैं। पैसा कहाँ से आना है यार? ये $40 मिलियन जो है वो दोहा माहदा के तहत इनको अमेरिका वाले देके गए हो देते हैं हर महीने, उससे ये अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। और वो पैसा ये वहां लगा सकते हैं असला खरीदने के लिए या दिफाई निजाम के लिए? कतई नहीं, इनके पास पैसा कहां से आएगा? ये एक कह लें कि आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। अगर ये करेंगे तैयार और किसी गलत फहमी में उन हथियारों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की कोशिश करेंगे, तो वो मैं फिर कह रहा हूं कि हम उनको बतखों की तरह शिकार करेंगे। और यार हमारा तो मसला ही कोई नहीं आप लोगों के साथ। आप लोग जब रशिया ने आपके ऊपर हमला किया उस वक्त हमने पनाह दी आप लोगों को, पाला पोसा। और जब अमेरिका ने हमला किया तब आप लोग इधर आके बैठे हुए थे, अमेरिका की मुखालफत देके हम आपकी मदद करते रहे। बल्कि वहां वो जो अमेरिकी हैं, अमेरिकी काम ये कहते रहे कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है जनाब, उधर उनकी भी मदद कर रहा है और हमारी भी मदद कर रहा है, वो हमें धोखा दे रहा है। ये सारी चीजें आपने देखी हुई है ना। हमारे तल्लुकात कितने कशीदा रहे अमेरिका के साथ, जब वो आपके अफगानिस्तान के अंदर था, हम आपकी मदद कर रहे थे किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी अंदाज में। और फिर अफगान तालिबान रजीम जो है, जो हुकूमत है वहां पे, अबूरी हुकूमत जो है, उसके ऊपर बैनुल अक़वामी पाबंदियां हैं।
तो ये जो महादेशादे वाली बातें हैं ना, ये पाकिस्तान को डराने के लिए वहां का सोशल मीडिया जो भी कहता रहे, इनमें भी कोई हकीकत नहीं है। कोई अभी तक एमओयू कोई साइन ही नहीं हुआ इनके दरमियान, मेरी इतला के मुताबिक। ये जो भी है मुल्ला उमर साहब की बस अपनी ज़हनी इख्तरा है। बात जरूर हुई है, ज़ाहिर बात तो होती है। और ये हमारी, मैंने पहले ही बार किया, हमारा तो यार आपके साथ पहले वो लड़ाई ही नहीं है। सिर्फ ये है कि जो दहशतगर्द जिनकी आप सरपरस्ती करते हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर आकर जब हमले करते हैं, तो उनको आप रोकें, अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। आप मान भी जाते हैं फिर भाग भी जाते हैं। और पाकिस्तान ने अब फिर एक मरतबा कह दिया है, ये तुर्किया ने शायद कोशिश की है, जो कोशिश कर रहा है कि जनाब एक दफा काबुल में मुज़ाकरात हो जाए, पाकिस्तान ने कह यार सानू नहीं ना कोई दा शौक कल करने का। मुझे तो कुछ और लग रहा है, ये जो यूक्रेन वाली जंग है ना, वहां ना इनको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहा है रूस जो है। ये भी एक इम्कान मौजूद है कि जनाब ठीक है जनाब, इनको पैसे दें, डॉलर शालर लगाएं इनको, और ये वहां जाएं, जाके जनाब थोड़ी सी तरबियत दें और फिर जनाब यूक्रेन के अंदर धकेल दें। वो खुद तो उस तरीके से अपने फौजी जो है उनकी जानें बचाने के लिए उस तरह का इकदाम ही नहीं कर रहा है जो रशिया है। कुछ इलाकों को उन्होंने मलियामेट करके वहां कब्जा कर लिया हुआ है उन्होंने। वो जो रेयर मिनरल्स हैं वहां पे, और जो उनके तेल के जखायर हैं जिन जगहों पे, वहां पे उन्होंने कब्जा कर लिया। वो उनको होते घाटे का सौदा नहीं कर रहे। और जिसे बंदे मरवाने का मौका आएगा, मे भी इन्होंने कहा भाई जनाब तुसी जेडे ने अपने बंदे भेजो, तो असं जनाब उत्ते फलाने शहर थोनू बसाने। और फिर बसाने के बाद उन्होंने की करना, इन्होंने पता ही है ना इन्होंने होया या की है यार, सारी दुनिया को पता है। और फिर जनाब हमारे जो ख्वाजा आसिफ साहब है, वो भी कमाल के आदमी हैं। वो हर मामले में उन्होंने टांग अड़ानी होती है। अपनी जो उनकी वजारत है ना, वजारत दफा, उत्थे करने कुछ नहीं, या शायद उन्होंने हथ वस कुछ नहीं है, ये भी तो हो सकता है ना। तो बहरहाल वो जनाब अब उन्होंने जनाब एक ट्वीट कड़काया। ट्वीट ये कड़वाया कि जनाब मेरा जो घरेलू मुलाजम है उसका गाँव है, गाँव उसका शायद फूलनगर में है कहीं, तो वहां जनाब उसका ट्रांसफार्मर जल गया। तो मैंने लेस्को को, एक पुराने मेहरबान जो है सीईओ, उसको फोन किया कि यार किसी को फोन छून कर, मेहरबानी कर। तो वो कहते वो आए हैं वापडा वाले, और जनाब उन्होंने वो मरम्मत कर दिया ट्रांसफार्मर। 80,000 रुपया जो वो ले गए, गाँव वाले ने चंदा इकट्ठा करके जनाब वो उनको दिया है। वो कहते जनाब मैं साबिक वजीर तवानाई रहा हूँ, तो जनाब बिजली का वजीर रहा हूँ, तो जनाब वो मेरी सिफारिश का ये हाल हो गया हुआ है। और फिर मैं कभी ना करकुन भी हूँ, अब भी वजीर हूँ, तो जनाब अब भी वारदात कर गए हैं। तो लेकिन आम बंदे के साथ आम सारफ का क्या हाल होता होगा। और वो कहते हैं रकम दी है, लेस्को वाले रसीद नहीं दे रहे। और इस पे जनाब जो हमारे वजीर बिजली हैं तवानाई, उन्होंने जनाब कहा कि जनाब ये जनाब खुद एहतसाबी का अमल है, वो ये कह रहे हैं। और दो जो है लाइनमैन जो है वो मुअत्तल हो गए हुए हैं, और एक लाइन स्टूडेंट जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। और वो कह रहे हैं कि जनाब ये गांव वाले जो हैं, किसी गांव के बंदे ने चंदा इकट्ठा किया है, वो हमारे तक पहुंचने की, जब आपदा के एहलकारों को मिलने मुलने की कोई उसमें नहीं है। अब ये वजीर दिफा साहब हैं, ये वजीर है, अगर इनको पता चल गया था कि पैसे मांगे जा रहे हैं, तो इन्होंने बाकायदा शिकायत क्यों नहीं की। वजीर जो है इनके बिजली के जो वजीर हैं, कबीना के इनके कोलीग हैं, उनको शिकायत कर देते हैं। लेकिन इन्होंने कोई ना कोई काम ऐसा करना जरूर होता है। अब जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये हैं कि जनाब ये चाहते हैं कि ये आप कह लें वज़ीर आज़म हाउस से जो खबरें आ रही हैं कि जनाब ये चाहते हैं कि जो वजारत दिफा है ना, ये इनके पास ये भी रहे, अगर वो हमारे मजबूरी मेरे देंदे हो तो मैं रख लेना, एक ख्वाजा साहब कह रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ और भी महकमा दिया जाए, कलमदान कोई और भी दिया जाए, जैसे बिजली का हो, कोई और हो सकता है जनाब लगारी साहब जो हैं बिजली के जो वजीर हैं वो इनको पसंद ना हो। पैसे लेने का इल्जाम लग रहा है लेस्को के ऊपर, यानी वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो जहां सबसे कम लाइन लॉसेस हैं, सबसे कम बिजली चोरी होती है, सबसे कम ओवर बिलिंग होती है, और इनकी कारकर्दगी बाकी जितनी भी ये बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है उनसे बेहतर है, उसके ऊपर ये कर रहा है। बहरहाल अगर जो बेहतर है बाकियों की निस्बत, तो फिर इसका मतलब जो अगर ख्वाजा साहब ये बात कर रहे हैं, तो ये भी एक सवाल तो है। अब ख्वाजा साहब ने खुद एहतसाबी के अमल के तहत ये एक ट्वीट तो कर दिया हुआ है, लेकिन ये भी देखें कि इससे बदनामी कितनी हुई है सरकार की।
और जो सरकार है, जो ज़ाहिर है चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनको तो ये चीज़ पसंद नहीं आई होगी। हो सकता है वो भी ये सोच रहे हो कि जब ख्वाजा साहब से पूछा जाए, ख्वाजा साहब थोड़ा मसला की है, और पूछा जाएगा ख्वाजा साहब से कि ख्वाजा साहब थोड़ा मसला किया, तुसी वजारत केड़ी चाहते हो, की तुम्हें दिता जाए, तो थोड़ियां जनाब तुम समझ दो कि मैं मौत चा। ये सारे इस तरीके से मामला जो है चल रहे हैं। अब आते हैं जनाब पंजाब की तालीमी पॉलिसी की तरफ। पहली बात तो यह है कि जनाब जो सरकारी मुलाजमीन है, सारे ही सरकारी मुलाजमीन जो रिटायरमेंट के करीब हैं या जो रिटायर्ड हुए हैं अभी हाल ही में, उन सब ने, वो पंजाबी कहते हैं, सिर ते पामा रखे हैं, परेशान है। क्योंकि इन्होंने जो मुलाजमीन, एक तो ये कि पेंशन इन्होंने खत्म कर दी आइंदा के लिए, पेंशन मुझे कोई नहीं मिलनी, रिटायरमेंट से वो यकमुश्त कोई ना तनख्वाहों में से कोई पैकेज पुकेज बना रहे हैं इस तरह का कि जब यकमुश्त अदायगी कर दी जाएगी, आइंदा पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, पेंशन का बड़ा बोझ होता है सरकार के ऊपर, और सरकार समझती है जनाब ये जनाब हमारा बड़ा एहसान है उन लोगों के ऊपर। लेकिन जब वो मुलाजमत में आते हैं, उस वक्त जो शराइत तय होती हैं मुलाजमत की, टर्म्स एंड कंडीशन जो होती हैं, उनमें ये लिखा होता है। अब वो लोग जो ये कानून में तरमीम करने से पहले जिन्होंने वो टर्म्स एंड कंडीशंस, जिन टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत उन्होंने वो अपनी ज्वाइनिंग दी थी, और वो इस उम्मीद पे थे जनाब रिटायरमेंट के ऊपर में इतने पैसे मिलेंगे, इतनी हमारी पेंशन होगी। फिर बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने जनाब बच्चों की शादियां रखी होती हैं रिटायरमेंट के ऊपर, घर बनाना होता है, रेनोवेशन करनी होती है घर की, और फिर उम्र हज की अदायगी के बाद अल्लाह अल्लाह करनी होती है। यही प्लान होता है ना सरकारी मुलाजिम बेचारे का। तो अब इन्होंने ये किया कि जनाब जो उनकी वो एक लीव इनकैशमेंट होती है, उसकी जनाब हद जो है वो पेंशन का एक न्यायी फार्मूला बना दिया, और फिर वो जो कम्यूटेशन होती है वो भी कम कर दिया। यानी किसी को 40 लाख मिलना था, 40 लाख में वैसे बात कर रहा हूँ, उसको जनाब कहते 20 लाख ले, घर चले जा 20 लाख लेके। यानी उसकी जो प्लानिंग थी उसको तो बेड़ा गर्क कर दिया ना। मेरा तो ख्याल यही है, जो जजमेंट्स हैं वो ये कहते हैं एक दफा जो हक बन जाए किसी शख्स का, वो वापस नहीं लिया जा सकता, सरकार वापस नहीं ले सकती उससे, हत्ता के तनख्वाह भी वापस नहीं ले सकती। इस बाबत भी जजमेंट्स मौजूद हैं। अब उसका एक हक बन गया, राइट बन गया उस बंदे का, जब उसने ज्वाइनिंग दिया आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले कि रिटायरमेंट के ऊपर मुझे ये मिलना है, उसका राइट बन गया ना। उस राइट को कैसे आप खत्म कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने कानून में तरमीम करके जनाब वो कर दिया, और लोग रो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जनाब ये जो पंजाब के स्कूल हैं, अच्छा प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल और हर एजुकेशन के जो स्कूल हैं, उनको जनाब ये उनकी जो प्राइवेटाइजेशन निजकारी कर रहे हैं, या जनाब आउटसोर्सिंग का नाम दे के एक पॉलिसी इन्होंने बना दी हुई है। तो उसके तहत जनाब ये मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, अब भी मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि जो सरकारी स्कूल हैं वहां जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर पढ़ाते हैं उनसे ज्यादा तरबियत याफ्ता और उनसे ज्यादा बासलाहियत होते हैं। जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती ना स्कूल में, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर देता है। अब बड़े जो नाम है बड़े बड़े, वो उनको तो छोड़ने, बीकन हाउस हो गया, एचसन हो गया, कुछ और इस तरह के इदारे, पंजाब वाले हो गए, कुछ और यूनिवर्सिटियां बनाई हुई हैं। अब ये जो बड़े बड़े कह लें, आप इनको क्या कहूं, ये आप कह लें कि तालीम के तालाब में जो मगरमच्छ हैं, वो चाहते ही नहीं कि सरकारी स्कूल, जैसे ये जो इनका बेड़ा गर्क किया रेलवे का, ये किसने बेड़ा गर्क किया? आप जरा देखिएगा पीछे जाके जनाब, क्योंकि किसी और को ये आया हुआ था जनाब, ये खाश पैदा हो गई हुई थी जनाब, हमने कब्जा कर रहे हैं, हमने जनाब जो सामान लाना लेना तहसील का काम हमारी जिम्मेदारी है। पीएए के बेड़ा गर्क कैसे हुआ? वो जो उसने बयान दिए दिए वजीर दफा ने, पायलट जनाब सारे अनट्रेड हैं, उसका फायदा किसको हुआ था? इमरान खान के दोस्त को, जिसको वो ब्रिटिश वाला बरतानिया वाला रूट दे दिया था उसको, जनाब तुम अपने जहाज चलाओ, इतने मौजा करो, नवी एयरलाइना बन गई हैं। अब्बासी साहब जड़े उन्होंने अपनी अलहदा एयरलाइन बना ली, जहाज थोड़े ने बेशक, लेकिन जब वो अच्छा अपनी प्राइवेट जड़ी आ एयरलाइन वो प्रॉफिट चाह, पीएए का प्रॉफिट जड़ा लॉस खत्म नहीं कर सके सी। ये सारे उसी तरह के मगरमच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ है। और देखो मैं सर तुम दस रहा कि कल एक बच्ची एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी दे के आई है जॉब वास्ते ना, उन्हें किया 1500 रुपए पर लेक्चर,
कहते जी 1500 रुपया देवांगे तुम एक लेक्चर का, हो सकता हफ्ते 2 लेक्चर हो सकता 3 हो। ये अच्छा, उसको वो परमानेंट जॉब की ऑफर नहीं दे रहे हैं, वो इस तरह विजिटिंग लेक्चरर जो है भर्ती करके अपना काम चला रहे हैं, जबकि उन्होंने चार्टर च कुछ और लिखा है, उन्होंने फॉलो नहीं करना किसी ने, वो फॉलो कहने मैं करवाना, इन्हें नहीं करवाना। और दूसरा जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, आउटसोर्सिंग वाली बात, आज से जो है 2-3 साल पीछे चले जाए तो 50,000 के करीब जो है वो स्कूल थे पंजाब में, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, ये इनकी तादाद में होता। अब कितने रह गए? अब 38,000 रह गए। बाकी निजकारी हो गई है या आउटसोर्सिंग हो गई है जनाब उनकी। अब मजीद 15,000 स्कूल जो है वो तैयार हैं जनाब कि वो प्राइवेट लोगों के हवाले किए जाएंगे, आउटसोर्सिंग हो जाएगी। और 500 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल जो हैं उनकी वो फरोख्ती कह लें आप, ये जो भी उसको नाम दें, वो भी बिल्डिंगें सरकार की, और मौजें करेंगे आम लोग जो उसको खरीदेंगे या निजी, आउटसोर्सिंग जो भी उसका नाम देते हैं, वो जॉइंट वेंचर है प्राइवेट और सरकार का या जो भी है। लेकिन ये, और इस वक्त जो असामी है टोटल स्कूल टीचर्स की, वो 6,73,120 हैं, जिनमें से आधी खाली पड़ी हुई है, भर्तियां नहीं कर रहे, बैन है कि नहीं जी, भर्तियां नहीं करनी है। और 3,10,401 टीचर जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं। और जो गरीब का बच्चा है उसने कहाँ पढ़ने जाना है? ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, तालीमी इदारे जो मैं कह रहा हूँ, जिनको कहते हो कि तालीम के मैदान के मगरमच्छ जो हैं, इन्होंने जो जो फ्रेंचाइज्ड हैं इनके आगे स्कूल जो हैं, वहां जो इनका एक म्यार रखा हुआ है जनाब, टीचर इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन जाके चेक करें ना कितने टीचर उस म्यार पे पूरा उतरते हैं। मैट्रिक, एफए, सादा बीए, ज्यादा से ज्यादा वो वहां पढ़ा रहे हैं। और सर यूनिवर्सिटियों में, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, यूनिवर्सिटियों में या कॉलेजेस में जो एफएससी की क्लासें हैं वो कौन ले रहा है? बीएससी वाले जो हैं, जिन्होंने बीएससी की हुई है। मास्टर डिग्री शर्त है, लेकिन नहीं, वो कर रहे हैं क्योंकि पैसे थोड़े देने पड़ते हैं उनको, मुफ्ता लगाते हैं। फीसें देखिए उनकी कितनी है। और अब ये पहले तो ये देखें ना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। आइन का जनाब एक आर्टिकल है, वो है 25A। वो ये कहता है कि जनाब जो स्टेट है, रियासत है, उसमें शेल का लफ्ज है, शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। लाजमी तौर पे वो मुफ्त तालीम देगी और लाजमी तालीम देगी किनको? उन बच्चों को जिनकी उम्र 16 साल तक, 16 साल तक एजुकेशन फ्री है और लाजमी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। लेकिन ये जो आउटसोर्सिंग और ये जो निजकारी और इस तरीके से वो फ्री एजुकेशन वाला कंसेप्ट कहाँ गया? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ गई ना बात। उसमें जरूर लिखा हुआ है कि जनाब जो कानून होगा उसके मुताबिक जो कानून में तयन किया जाएगा जनाब कैसे ये फ्री तालीम देनी है। फ्री तालीम कैसे, ये डिटरमिन करना है कानून ने। ये नहीं करना कि ये आर्टिकल को कैसे वो गैर मौसर बनाना है, ये नहीं करना आपने। अब ये देखें, मैं एक इश्तिहार दिखा रहा हूं, टीचर्स रिक्वायर्ड, टीचरों की जरूरत है। लग ये रहा है जनाब पता नहीं हुकूमत भर्ती कर रही है, महकमा एजुकेशन में 1000 टीचर भर्ती किए जाएंगे, जब इसके मुताबिक लिखा हुआ है। और जब 1000 टीचर जो हैं उनमें जनाब लाहौर के लोग भी हैं, कसूर भी है, शेखुपुरा भी है, उकाड़ा भी, फैसलाबाद, गुजरावाला और डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, खानेवाल, इन शहरों में, बहावल नगर, इनमें बहावलपुर, इनमें जनाब 1000 टीचर जो है भर्ती किए जाएंगे। अब वो टीचर्स क्या होंगे, ये बड़ा एक दिलचस्प काम है। इन्होंने लिखा, वो लिखा एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम एक इन्होंने शुरू किया है, तेज रफ्तारी के साथ सिखाने का जनाब प्रोग्राम है इनका। मिडिल स्कूल वो होंगे जहां ये असामियां निकली है कि जहां जनाब आपको हम रख रहे हैं टीचर भर्ती किया जा रहा है। 20 साल से 55 साल की उम्र का बंदा जो है वो अप्लाई कर सकता है वहां पे। खवातीन भी कर सकती हैं, मर्द भी और ट्रांसजेंडर भी। और कम से कम बीए होना चाहिए जो तालीम है, और बीए में भी 50% नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। और डोमिसाइल होना चाहिए पंजाब का, और शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए। अच्छा, अप्लाई करने का तरीका वो उन्होंने एक वेबसाइट दी है, उसके ऊपर जब आप अप्लाई करें, अल्लाह खैर सला, ठीक है ना। अच्छा, आप देखें
ये तनख्वाह कितनी दे रहे हैं, मुआवजा, उसको कह रहे हैं जनाब जुज वक्ती मुलाजमत आपकी होगी, पार्ट टाइम नौकरी जुज वक्ती है कागजों में, लेकिन काम उन्होंने कुल वक्ती करना है, पूरा करना है काम। और तनख्वाह कितनी है उसकी, 20,000 रुपए। और 20,000 रुपए में करना क्या उसने, उसने जो 10 से 16 साल की उम्र के कम से कम 20 बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड करके इनको सरकार को बताना है मेरे ये 20 बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाऊंगा। अगर कोई बंदा ट्यूशन भी पढ़ाता है तो वो ट्यूशन फीस भी माड़े तो माड़ा जो ट्यूटर आ वो भी 1,000 रुपया नहीं लेंदा। ये जनाब 1,000 रुपए जो पर का फीस स्टूडेंट ये देंगे उनको, यानी 20,000 रुपए वो उन्होंने बता दिया 20,000, इस तो ज्यादा हो जाए तो फिर भी 20,000 ही मिलना। और उन्होंने इसके बाद करना क्या है, उन्हें एक माकूल कमरे का बंदोबस्त करना है, यानी क्लासरूम भी उन्होंने खुद अरेंज करना है। ये 20,000 जो देना है उसे पक्का भी चलना, लाइट भी जलनी है, बिल भी देना, वो भी उन्हें कोल देना, इन्होंने उन्हें 20,000 दे देना। ये अब ये कर रहे हैं। और उसका नाम लिखा हो जनाब नॉन फॉर्मल एजुकेशन, गैर रवायती एजुकेशन जनाब। फिर एक महकमा बना दिया जनाब NFBE, नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन। ये कर रहे हैं जनाब 20,000 रुपए में। और ये देखें ये जो बजट है पंजाब का एजुकेशन का वही देख लें आप कितना है। ये जनाब बजट है 811.8 अरब रुपए जो हैं। और उसमें गैर तरक्याती बजट कितना है, 661 अरब जो है गैर तरक्याती, यानी उसमें पेंशन भी, तनख्वाहें भी, TADA भी, ये भी जो भी है सारा कुछ, ये जनाब वो है गैर 661 अरब। और तरक्याती बजट कितना है, 110 अरब। अब मरियम नवाज साहबा ने ये मेहरबानी ये की कि जो ये तरक्याती बजट है इसमें 5 से 6 गुना इजाफा किया है। ये जो 110 अरब है ना, ये 4 से 5 गुना इजाफे के बाद ये जनाब वो ये अवाम तक पहुंचा हुआ है। गैर तरक्की जनाब वो लैब बन गई, कोई कमरा बन गया, ये हो गया। ये जो टाट वाले स्कूल थे, ये मैं कई एक हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस जो है उनको जानता हूं, जो अगर बंदे का पुत्र मिल जाए ना किसी स्कूल नू, हेडमास्टर जेड़ा वो तो यार चंदा इकट्ठा करके कमरा बना देंदा और फर्नीचर पा लेंदा उत्थे। कई एक मिसालां मौजूद है ने। मेरा एक हमनाम है सईद ਉਹਦਾ नाम, हेडमास्टर से एक स्कूल च कमालिए उन्हें मॉडल स्कूल बना देता, उन्हें कमरे पै गए, फर्नीचर आ गया, डोनेशन आ गई, फुल लग गए, क्यारियां बन गई, दरख्त आ गए, पता नहीं की उन्हें कर देता। मैं बड़े दुखी दिल के साथ ये अर्ज कर रहा हूँ कि जनाब जो गरीब लोग हैं ना उन्हें ये रंग रोगन वाले और कीमती फर्नीचर वाले स्कूल चाहिए ही नहीं। उन्हें बुनियादी सहूलियात जो हैं एजुकेशन की वो होनी चाहिए, कंप्यूटर की तालीम के लिए कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, साइंस की लेबॉर्ट्री होनी चाहिए, जो भी चाहिए होगा वो होना चाहिए। बेशक टाट से बिठा दो यार, उन्होंने कोई इतराज नहीं बेचारियां ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜਨਾਬ, ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਜਾਲੀ मैं कह दवा कि जनाब इन्हों की प्लैनिंग जी इन्होंने करते जनाब हर स्कूल च हर साल इन्नी तादाद बढ़नी चाहिए है, लाजमी होगा टीचरों के लिए। उस इलाके की उस साल उन्नी आबादी ना वधी हो, ये कहते नहीं जी बताओ, वो फिर उन्होंने एक और चक्कर शुरू कर दिया बेचारों ने नौकरी बचाने के लिए। वो जनाब एक स्कूल से ना 10-15 बच्चे कम होते ना, वो दूसरे स्कूल से ना साथ वाले के साथ मिली भगत के साथ वहां से 10 वो सर्टिफिकेट होते ना, वो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट लेके दूसरे स्कूल में चले जाते थे। वहां तादाद पूरी करने के बाद वो 15 दिन बाद दोबारा पहले स्कूल में चले जाते थे। यानी बच्चों को इस तरीके से कागजों में ना घुमा फिरा करके वो अपनी वो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करते थे। इनको बताया भी था मैंने एक दफा कि जनाब ये हो रहा है। लेकिन वो यार कितना कितना तुम एजुकेशन दोस्तों मैंने दसो कि जो आबादी नहीं वधी हो उस इलाके की, जिन्हें पर 10% बदलने चाहिए हर साल स्टूडेंट, और 10% उत्थे आबादी नहीं वधी 5 सालों तो वो कितों ले आओगे तुम स्टूडेंट। कोई यार हकायक के मुताबिक कोई पॉलिसी बनाओ। इंज ना
अन्नी पाओ जनाब 20,000 रुपये तनख्वाह दे जनाब, तुम भी बच्चे बनाओगे और कमरा भी अपना लोगे, बिजली का बिल भी आप दोगे। कमाल होगी यार। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।